किसी 100 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट मुकदमे का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वादी के पास अपने पक्ष में सारे मजबूत सबूत हैं, गवाहों की लंबी कतार है और देश के सबसे महंगे वकील केस लड़ रहे हैं, पर फिर भी वो मुकदमा बुरी तरह हार जाता है। और ऐसा होता है, बहुत आम बात है। वही ना। क्यों? किसी वीक एविडेंस या झूठी गवाही के वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कागजों के उस पहाड़ में एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले डॉक्यूमेंट के एक पैराग्राफ का क्लियर डिनायल करना यानी खंडन करना वादी भूल गया था। एग्जैक्टली। और अदालत ने उसे एक छोटी सी चूक को मौन स्वीकृति मान लिया। हाँ, और पूरा का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। आज की इस डीप डाइव में जो हमारे सोर्सेज हैं वो सिविल लिटिगेशन के एक मास्टर स्ट्रोक पर फोकस करते हैं, जिसे लीगल भाषा में रिजॉइंडर या रिप्लिकेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ कानूनी रूल्स को दोहराना नहीं है, हमें ये डिकोड करना है कि कैसे एक कानूनी लड़ाई शतरंज के एक बहुत कॉम्प्लेक्स गेम की तरह होती है। सही कहा। ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के बीच एक अभेद्य चक्रव्यूह मचने जैसा है। राइट। क्योंकि इस चर्चा का विषय वादी और प्रतिवादी के बीच चलने वाले उस साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक युद्ध के बारे में है जो अदालत के कॉरिडोर से ज्यादा उन कागजों पर लड़ा जाता है जो जज की डेस्क पर रखे होते हैं। देखिए, लीगल सिस्टम में ये मान लेना सबसे बड़ी भूल है कि जिसके पास सच है उसकी जीत पक्की है। सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। तो फिर कैसे करता है? सिस्टम इस बात पर काम करता है कि उस सच को एक फ्लॉलेस, लॉजिकल और अकाट्य ड्राफ्ट के रूप में कैसे प्रेजेंट किया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी और ड्राफ्टिंग स्ट्रैटेजीज का जो एनालिसिस हमारे सोर्सेज में है उससे साफ पता चलता है कि रिजॉइंडर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वो विरोधी के बुने हुए जाल को उसी पर वापस फेंकने का आखिरी हथियार है। पर एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। क्या? जैसे हम सब जानते हैं कि प्लेंट यानी वाद पत्र और उसके जवाब में आने वाले रिटन स्टेटमेंट के बाद प्लीडिंग्स का दौर एक तरह से रुक जाता है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कहानी कह दी। प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, ऐसा लगता है। राइट। तो क्या उसके बाद ये रिजॉइंडर सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति नहीं रह जाता? मेरा मतलब है, क्या जजेस सच में इसको इतनी बारीकी से पढ़ते हैं कि एक पैराग्राफ छूटने पर पूरा केस डिसमिस हो जाए? यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। देखिए, दीवानी अदालतों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो सुनवाई के दौरान हर एक छोटी बात का मतलब निकालते बैठें। हाँ, केसेस का बैकलॉग तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। अदालतें भावनाओं या मुंह जबानी दावों पर नहीं चलती हैं, वो लिखित नियमों पर चलती हैं। सोर्सेज में सीपीसी के ऑर्डर 8, रूल 9 का साफ जिक्र मिलता है। इसके तहत रिटन स्टेटमेंट आने के बाद कोई भी नया डॉक्यूमेंट बिना कोर्ट की स्पेशल परमिशन के फाइल नहीं किया जा सकता। वेट, बिना परमिशन के नहीं? नहीं, ये कोई राइट नहीं है कि जब मन किया एक नया पेपर डाल दिया। अदालत ये परमिशन तभी देती है जब प्रतिवादी ने अपने जवाब में कोई नई बात खड़ी कर दी हो या कोई काउंटर क्लेम लाया हो। अच्छा। और अब आपका सवाल कि जज इसे बारीकी से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ा लीगल जाल बिछा होता है, जिसे संगतता का सुनहरा नियम कहते हैं, या रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। सोर्सेज बताते हैं कि इस रूल के हिसाब से रीजॉइंडर में कोई भी नया फैक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब वादी अपनी ओरिजिनल कहानी से बिल्कुल भटक नहीं सकता। एकदम नहीं, 1 इंच भी नहीं भटक सकता। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई ताले की चाबी बना रहा हो। प्लेन उस चाबी का बेसिक डिजाइन है, अगर रीजॉइंडर के टाइम पर चाबी का डिजाइन ही बदल दिया तो वो अदालत के ताले में कभी घूमेगी ही नहीं। ये बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम्पल दिया आपने। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि जुडिशरी इस नई कहानी को बैकडोर एंट्री मानती है। पिछले दरवाजे से एंट्री। हाँ, मान लीजिए वादी ने अपने ओरिजिनल प्लेंट में कहा कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट एक फैमिली सेटलमेंट पर बेस्ड है। ठीक है। लेकिन जब प्रतिवादी ने अपना जवाब दिया और वादी को लगा कि उसका केस थोड़ा वीक पड़ रहा है, तो रिजॉइंडर में ये स्टोरी डालने की कोशिश करता है कि प्रॉपर्टी तो किसी वसीयत या विल के आधार पर मिली थी। ओह, तो उसने बेस ही बदल दिया। एग्जैक्टली। अदालत इसे देखते ही फौरन खारिज कर देगी। जज का डायरेक्ट सवाल होगा कि आप गेम के रूल्स बीच में कैसे बदल सकते हैं? पहले दिन जो बात कही थी, रिजॉइंडर के आखिरी वर्ड तक उसी बात पर टिके रहना जरूरी है। लेकिन देखिए, यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आती है। मैं सोच रही थी कि इंसान से गलती तो हो सकती है ना,
हाँ, बिल्कुल होती है। अगर कोई वादी सच बोल रहा है, पर जब उसने अपना प्लेंट फाइल किया था तो उससे अनजाने में कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस हो गया, या कोई डेट गलत हो गई, या किसी मेन डॉक्यूमेंट का जिक्र करना वो भूल गया। ड्राफ्ट करते वक्त चूक हो गई। राइट। और अब प्रतिवादी अपना रिटन स्टेटमेंट दे चुका है। अब वादी को अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है। तो क्या कानून इतना रिजिड है कि उस इंसान के पास अपनी सच्चाई बताने का कोई रास्ता ही नहीं बचा? नहीं, कानून सख्त जरूर है, पर अंधा या इलॉजिकल नहीं है। लीगल ऑप्शंस हमेशा होते हैं, पर उनका तरीका अलग होता है। मतलब वो रीजॉइंडर के थ्रू नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। सोर्सेस साफ बताते हैं कि अगर वादी को नया फैक्ट ऐड करना ही है तो उसको रीजॉइंडर के पीछे छुपकर ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए कानून में अमेंडमेंट यानी संशोधन का एक पूरा अलग प्रोसेस है। अच्छा, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देनी होगी। हाँ, वादी को कोर्ट के सामने एक फॉर्मल एप्लीकेशन देनी होगी, अपनी गलती माननी होगी और रिक्वेस्ट करनी होगी कि उसे अपने ओरिजिनल प्लेंट में अमेंडमेंट करने की इजाज़त दी जाए। यानी वो साफ साफ सामने वाले दरवाजे से कोर्ट में आए और कहें कि ओरिजिनल ड्राफ्ट में करेक्शन करनी है। एग्जैक्टली। और कोर्ट उस पर प्रॉपर सुनवाई करेगी, प्रतिवादी को भी ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलेगा। पर अगर कोई इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए बिना बताए चुपके से रीजॉइंडर में नया फैक्ट घुसा दे तो उसकी क्रेडिबिलिटी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। जीरो हो जाएगी। ऑपोजिंग लॉयर के लिए ये एक सुनहरा मौका होता है कोर्ट में ये साबित करने का कि सामने वाला वीक पड़ गया है और नई कहानियां गढ़ रहा है। मेक सेंस। इसीलिए रीजॉइंडर का काम नई कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के लाए गए नए पॉइंट्स का लॉजिकल खंडन करना है। सही पकड़ा। तो अगर कोर्ट नई कहानी को वैसे ही रिजेक्ट कर देती है और आपके पास सिर्फ खंडन करने का ऑप्शन है, तो झूठ को काटने का मेन वेपन क्या है? यहाँ से एक बहुत पावरफुल टेक्निक शुरू होती है। हाँ, सोर्सेज के अनुसार यहाँ से टेरावाइज डिनाइल की टेक्निक आती है और यहाँ विषय वाकई बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ये बोलने जैसा नहीं है कि सामने वाला झूठा है। हाँ। यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ट्रैवर्स का कॉन्सेप्ट आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ट्रैवर्स यानी मौन स्वीकृति का सिद्धांत। ये प्योर सिविल लिटिगेशन की बैकबोन है। इसे बहुत ठंडे दिमाग से समझना जरूरी है। बोलिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर प्रतिवादी ने अपने रिटन स्टेटमेंट में कोई स्पेसिफिक दावा किया है और रिजॉइंडर फाइल करते वक्त उस दावे का साफ और स्पेसिफिक रूप से खंडन नहीं किया गया, यानी कोई एक लाइन मिस हो गई, हाँ, तो कोर्ट ये मान लेगी कि उस फैक्ट को एडमिट कर लिया गया है। इसे डीम्ड एडमिशन कहते हैं। वेट, क्या जुडिशियल सिस्टम सच में इतना निर्दय हो सकता है? मान लीजिए 100 पन्नों का डॉक्यूमेंट है और गलती से किसी एक छोटे से पैराग्राफ का जवाब नहीं लिखा, तो जज मान लेंगे कि आप उस बात से एग्री करते हैं? देखिए, इसे निर्दयता नहीं बल्कि जुडिशियल इकोनॉमी कहा जाता है। जुडिशियल इकोनॉमी? हाँ। अगर अदालतें हर ताल मतोल वाले जवाब का खुद से मीनिंग निकालने लगें या उन बातों पर भी ट्रायल शुरू कर दें जिनका डायरेक्टली विरोध ही नहीं किया गया है, तो एक केस 50 साल तक खत्म नहीं होगा। वक्त बचाने के लिए ये लॉजिक तो है। अदालत का टाइम बचाने के लिए ये रूल है कि जो कुछ भी डिस्प्यूटेड नहीं है वो कोर्ट की नजर में प्रूवन है। इसीलिए जो अच्छे ड्राफ्टर्स होते हैं वो मिरर स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। मिरर स्ट्रैटेजी? ये मुझे किसी टेनिस मैच जैसा लग रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए विरोधी ने बहुत तेज सर्व किया, अब आप सिर्फ बॉल से बचकर नहीं खड़े हो सकते। अगर आप बॉल से हट गए तो बॉल कोर्ट में गिरेगी और पॉइंट विरोधी को मिल जाएगा। बिल्कुल सही एग्जाम्पल। तो बॉल को ठीक उसी डायरेक्शन में उतनी ही पावर से वापस मारना होगा जहां से वो आई है। सामने वाले के वार का उसी की भाषा में जवाब देना। ये टेनिस वाली एनालॉजी परफेक्ट है। ताल तोल यहाँ बिल्कुल काम नहीं आती। सिर्फ ये लिखकर छोड़ देना कि पैराग्राफ 5 में लिखी बातें गलत हैं और हम इन्हें अस्वीकार करते हैं, ड्राफ्टिंग की दुनिया में ये सुसाइड के बराबर है। ओह। इसे कानूनी भाषा में इवेसिव डिनायल कहते हैं। अदालत इसे मानती ही नहीं। तो फिर एक मजबूत और स्पेसिफिक डिनायल कैसा होना चाहिए? हमारे सोर्सेज में 10 जनवरी की एक मीटिंग का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है जो इस बारे में क्लियर पिक्चर देता है। हाँ, उस मीटिंग वाले एग्जाम्पल को देखिए। मान लीजिए प्रतिवादी ने बहुत चालाकी से अपने पैरा 5 में लिख दिया कि 10 जनवरी की मीटिंग में वादी ने समझौते की सारी शर्तें मान ली थी। ठीक है, अब इसका जवाब मिरर स्ट्रैटेजी से कैसे देंगे? वादी के वकील सिर्फ ना नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे
रिटन स्टेटमेंट के पैरा 5 में किया गया यह दावा कि वादी ने 10 जनवरी की मीटिंग में शर्तें स्वीकार की थीं, पूरी तरह मनगढ़ंत और असत्य है। पूरा सेंटेंस वापस कोट किया। हाँ, और आगे लिखेंगे कि ये स्पेशली नकारा जाता है कि 10 जनवरी या किसी और डेट पर कोई समझौता हुआ था। असलियत ये है कि उस मीटिंग में प्रतिवादी ने सिर्फ अपना लोन चुकाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांगा था। ओ वाओ, इस ड्राफ्टिंग की बारीकी वाकई ध्यान देने लायक है। पहले सामने वाले की पूरी बात को दोहराया, उसको क्लियर वर्ड्स में डिनाई किया और फिर तुरंत अपनी जो बेसिक स्टोरी थी उसको वहां फिक्स कर दिया। और यही वजह है कि सोर्सेस इस बात पर इतना जोर देते हैं कि ड्राफ्टिंग हमेशा फर्स्ट पर्सन में होनी चाहिए। जैसे मैं शपथ करता ये बयान देता हूँ। ऐसी लैंग्वेज किसी भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही खत्म कर देती है। एग्जैक्टली। जब स्पेसिफिक डिनायल इस तरह से ड्राफ्ट होता है तो असल में प्रतिवादी के झूठ को फंसाने के लिए एक जाल बिछा दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी सिचुएशन और भी ज्यादा ट्रिकी हो जाती है। जब सामने वाले को लगता है कि वो फैक्ट्स के बेसिस पर केस जीत ही नहीं पाएगा, तो वो मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शंस उठाने लगता है, जिसे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस कहते हैं। हाँ, शुरुआती आपत्तियां। प्रतिवादी बोल देता है कि इस कोर्ट के पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस केस का, या फिर लिमिटेशन पीरियड ही खत्म हो चुका है। काउंट से बाहर कर दिया जाए। मेन मोटिव यही होता है कि जज केस की असली सच्चाई पर ध्यान ना दे, बस टेक्निकल रूल्स में फंसाकर केस डिसमिस कर दे। यहाँ मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल सवाल आता है। जब कोई देखता है कि उसका विरोधी कोर्ट में सफेद झूठ बोल रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए फालतू टेक्निकल पॉइंट उठा रहा है, तो इंसान को गुस्सा तो आएगा ही ना। गुस्सा ना बहुत नेचुरल है। तो ऐसे में अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करके सिर्फ प्योर लीगल पॉइंट पर रुके रहना मुश्किल नहीं लगता? क्या रिजॉइंडर में थोड़ी अग्रेसिव लैंग्वेज यूज करके उस झूठ को एक्सपोज करने का मन नहीं करता कि ये इंसान कोर्ट को धोखा दे रहा है, ये एक फ्रॉड है? देखिए, लीगल सिस्टम में इमोशंस आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक जो मैच्योर्ड स्ट्रैटेजिस्ट होता है वो जानता है कि जज को आपके गुस्से या अग्रेसिव टोन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। अगर रिजॉइंडर में आप इमोशनल या आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो कोर्ट उसे अनप्रोफेशनल मानती है। इसका डायरेक्ट नुकसान आपकी क्रेडिबिलिटी पर होता है। गुस्से में लिखे गए ड्राफ्ट अक्सर अपनी लॉजिक खो देते हैं। तो बिना चीखे चिल्लाए, बिना गुस्सा दिखाए इन टेक्निकल बैरियर्स को कैसे तोड़ा जाए? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और कानून के प्रॉपर सेक्शंस के प्रहार से। जैसे सोर्सेज में ज्यूरिसडिक्शन वाले ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करने का जो एग्जाम्पल है, वो इस कोल्ड लॉजिक वाली स्ट्रैटेजी का परफेक्ट हिस्सा है। हाँ। हुए थे और पार्शियल पेमेंट भी यही हुआ था। इसलिए सीपीसी के सेक्शन 20 के तहत इस कोर्ट को पूरे राइट्स हैं। बस मतलब सिर्फ एक फैक्ट जो कि साइन होने की जगह थी और एक लॉ का सेक्शन, सीपीसी का सेक्शन 20, दोनों को मिलाकर विरोधी की सारी स्ट्रैटेजी को एक ही स्ट्रोक में गिरा दिया। यही तो प्योर लीगल आर्गुमेंट की ताकत है। जब फैक्ट्स को लॉ के प्रोविजंस के साथ बुन दिया जाता है तो चाहे जैसी भी टेक्निकल ऑब्जेक्शन हो वो टिक नहीं पाती और केस सीधा ट्रायल के स्टेज पर आ जाता है। ये तो हुई टेक्निकल रूल्स की बात, पर सबसे डेंजरस सिचुएशन तब आती है जब विरोधी झूठ की एक पूरी अलग ही दुनिया या पैरेलल स्टोरी गढ़ लेता है। वो सच और झूठ के बीच का लाइन ही ब्लर कर देता है। सोर्सेज में इस पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और आंखें खोलने वाली केस स्टडी है। वो 20 लाख रुपए कैश पेमेंट का झूठा दावा। इसे थोड़ा डेप्थ में समझना चाहिए। ये फेक डिफेंस का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जो कोर्ट्स में अक्सर दिखता है। आप सिचुएशन इमेजिन कीजिए। प्रतिवादी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक एफिडेविट फाइल करता है और कहता है कि उसने वादी के घर जाकर 20 लाख रुपए कैश दे दिए। और उसने प्रॉपर एक डेट भी बता दी, जैसे 15 मई। हाँ, स्पेसिफिक डेट बता दी। अब वादी को मालूम है कि ये सफेद झूठ है, लेकिन कोर्ट में खड़े होकर बस ये कह देना काफी नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है। कोर्ट आपसे प्रूफ मांगेगी। और यहीं पर सिर्फ डिनाई करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ लॉजिकल डिडक्शन चाहिए। वादी को प्रूफ करना होगा कि ये दावा न सिर्फ झूठा है बल्कि लीगली और लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। एकदम सही कहा। और इस केस स्टडी में वादी दो तरह से स्ट्राइक करता है। पहला है स्ट्रेटेजिक लीगल स्ट्राइक। वादी अपने रिजॉइंडर में पॉइंट आउट करता है कि इनकम टैक्स एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग 20 लाख रुपए जैसा इतना बड़ा कैश ट्रांजैक्शन अलाउड ही नहीं है, इलीगल है। ओ, तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। हाँ, ये लॉजिक कोर्ट के सामने आते ही जज भी चैलेंज करने लगता है कि कोई भी समझदार इंसान इतना बड़ा इलीगल ट्रांजैक्शन क्यों करेगा। दावा तुरंत डाउटफुल हो जाता है। पर ये तो बस शुरुआत थी। दूसरा स्ट्राइक इससे भी बड़ा है, डॉक्यूमेंट्री स्ट्राइक।
प्रतिवादी ने 15 मई की जो डेट बताई थी कि वो वादी के घर आया था, वादी अपने रिजॉइंडर के साथ एक अनेक्स्चर लगा देता है, अपने पासपोर्ट की कॉपी। ये फिजिकल एविडेंस साफ साबित कर देता है कि 15 मई को तो वादी देश में था ही नहीं, वो फॉरेन ट्रिप पर था। वाओ, ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां प्रतिवादी का पूरा जाल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। जब लीगल प्रोविजन और सॉलिड फिजिकल एविडेंस एक साथ मिलते हैं तो कोई झूठ उनके सामने टिक नहीं सकता। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। सोर्स मटेरियल एक और बहुत ही सीरियस एक्शन की तरफ इशारा करता है। किस बारे में? अगर किसी ने कोर्ट के सामने एफिडेविट पर इस तरह से सफेद झूठ बोला है तो केस सिर्फ जीतने तक लिमिटेड नहीं रहता। वादी सीआरपीसी के सेक्शन 340 के तहत पर्जरी यानी अदालत में झूठ बोलने का एक अलग आवेदन लगा सकता है। ये एक सीधा मैसेज है कि झूठ बोलने की कीमत सिर्फ केस हारना नहीं, जेल जाना भी हो सकती है। ये सच में बहुत एग्रेसिव और सामने वाले को मेंटली तोड़ देने वाली स्ट्रैटेजी है। जब विरोधी को पता चलता है कि उसका झूठ बस पकड़ा ही नहीं गया बल्कि उस पर क्रिमिनल केस भी हो सकता है, तो उसका डिफेंस पूरी तरह क्रैश हो जाता है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब रिजॉइंडर का ड्राफ्ट एब्सोल्युटली फ्लॉलेस हो, क्योंकि रिजॉइंडर कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आगे आने वाली पूरी कानूनी लड़ाई का ब्लूप्रिंट और उसके रूल्स डिसाइड करता है। बिल्कुल। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? इस एक अकेले डॉक्यूमेंट को इस पूरे लीगल मशीन में इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों दी जा रही है? अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर में देखें ना, तो दीवानी मुकदमेबाजी का असली बैटलफील्ड ट्रायल होता है। यानी जब गवाह आते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, और उस ट्रायल की पिच प्रिपेयर करने का काम रिजॉइंडर ही करता है। अच्छा? जब कोर्ट ट्रायल के लिए मेन इश्यूज फिक्स करती है, जिसे लीगल वर्ड्स में इशू फ्रेमिंग कहते हैं, तो जज क्या करता है? वो अपने सामने तीनों मेन डॉक्यूमेंट्स रखता है, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट और रिजॉइंडर। और जज वहां ये देखते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में झगड़ा किस बात पर है, क्योंकि जिन बातों पर दोनों अग्री करते हैं उन पर तो ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। सही पकड़ा। जज एक तरह से लाल पेन लेकर बैठता है और डॉक्यूमेंट्स मैच करता है। कोर्ट सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर ट्रायल चलाती है जिन्हें रीजॉइंडर में सख्ती से डिनाई और डिस्प्यूट किया गया हो। और यहीं पर एक डेथ ट्रैप यानी मौत का जाल बिछा होता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। देखिए, सुनने वालों को शायद लगे कि क्या वाकई ऐसा होता है, एक ऐसा जाल जहां एक छोटी सी गलती पूरे केस को खा सकती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सामने वाले ने कोई झूठ लिखा और ड्राफ्टिंग की जल्दबाजी में उस बात का स्पेसिफिक खंडन रीजॉइंडर में नहीं किया गया। वादी उसे डिनाई करना भूल गया। ठीक है, भूल गया। केस आगे बढ़ता है, गवाह आते हैं। अब प्रतिवादी का गवाह बॉक्स में खड़ा है। वादी का वकील सोचता है कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन में इसके झूठ की धज्जियां उड़ा दूंगा, लेकिन जैसे ही वो उस फैक्ट पर सवाल पूछता है, कोर्ट उसको वहीं रोक देगी। एग्जैक्टली। कोर्ट इंटरप्ट करके कहेगी, रुकिए, जब आपने अपने रीजॉइंडर में इस पॉइंट को अपोज ही नहीं किया तो डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ट्रेवर्स के रूल से आप इसे ऑलरेडी सच मान चुके हैं। ओह माय गॉड। अब आप गवाह से इस बारे में सवाल कैसे पूछ सकते हैं? वादी ने ट्रायल में अपना सबसे बड़ा वेपन, अपना राइट टू क्रॉस एग्जामिन, हमेशा के लिए खो दिया। ये ग्राउंड रियलिटी सच में बहुत डरावनी है। एक सिंपल पेपर पर ड्राफ्टिंग की चूक पूरी की पूरी लड़ाई को खत्म कर सकती है। और इसके उल्टा, अगर आपकी ड्राफ्टिंग शार्प है तो ये कंफर्म होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रतिवादी के ही कांधों पर रहे। मतलब झूठ साबित करने का बोझ उस पर ही रहे। हाँ, अगर सामने वाले ने कोई झूठ बोला है तो आपका रिजॉइंडर कोर्ट को मजबूर कर देगा कि उस झूठ को कोर्ट में वेरीफाई करने की ड्यूटी उसी पर डाली जाए। एक वीक रिजॉइंडर आपको ट्रायल में ऐसे इश्यूज फिक्स करने पर मजबूर कर सकता है जिन्हें वादी के लिए बाद में प्रूफ करना इम्पॉसिबल हो जाए। तो ओवरऑल समरी यही निकल कर आती है कि जस्टिस के इस इतने बड़े सिस्टम में जीत उसकी नहीं होती जिसके पास सच्चाई होती है। ये सुनने में भले ही थोड़ा कड़वा लगे, पर जीत उसकी होती है जो उस सच को एक फ्लॉलेस ड्राफ्ट के फ्रेम में सेट करना जानता है। सच कितना भी साफ क्यों ना हो, अगर वो कोर्ट के रूल्स और रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के सांचे में नहीं बैठता तो कानूनी तौर पर वो यूजलेस है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। रिजॉइंडर को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये सच्चाई को पहनाया गया एक अभेद्य कवच है। कंसिस्टेंसी रूल, स्पेसिफिक डिनायल की ताकत और लॉजिक के थ्रू झूठ की परत दर परत उधेड़ना, यही एक सक्सेसफुल लिटिगेशन की बुनियाद है। ये चर्चा वाकई उन सारी गलतफहमियों को तोड़ती है जो हम अक्सर कोर्ट ट्रायल्स को लेकर दिमाग में रखते हैं।
एक आम सा दिखने वाला पेपर जो शायद सिर्फ एक बोरिंग फॉर्मेलिटी लगता हो, वो एक्चुअली में एक बहुत ही शार्प और स्ट्रेटेजिक वेपन है। पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल के बिल्कुल एंड में एक बहुत ही डीप और माइंड बेंडिंग सी एडवाइस दी गई है। उस आखिरी एडवाइस के बारे में? हाँ, देखिए, अब तक हमने बात की कि स्पेसिफिक डिनाइल कैसे करना है, मिरर स्ट्रैटेजी कैसे लगानी है, ओपोनेंट के पैराग्राफ का पॉइंट टू पॉइंट खंडन कैसे करना है, ड्राफ्टिंग के हर रूल पर आक्रामक जवाब देना। बिल्कुल। लेकिन नोट्स के आखिरी हिस्से में एक अलग ही स्ट्रैटेजिक रास्ता दिखाया गया है। वहां साफ लिखा है कि कभी-कभी रिजॉइंडर फाइल ना करना, यानी कोर्ट में पूरी तरह से चुप्पी साध लेना, भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। बशर्ते प्रतिवादी का रिटन स्टेटमेंट ऑलरेडी बहुत कमजोर और खुद में उलझा हुआ हो। सही कहा। ये कॉन्सेप्ट ही पूरा पर्सपेक्टिव पलट देता है। ये थोड़ा पैराडॉक्स लगता है। एक तरफ पूरे शो में हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ट्रेवर्स कहता है कि चुप्पी का मतलब है आप विरोधी की बात से एग्री कर रहे हैं, ये खतरा है, बड़ा खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट जानता है कि अगर विरोधी ने अपने रिटन स्टेटमेंट में खुद ही इतने पैराडॉक्सेस और कचरा भर दिया है कि वो अपनी ही जाल में फंस रहा है, तो उसे एक और मौका क्यों देना? कि उस कमजोर और घटिया ड्राफ्ट को ही परमानेंट रिकॉर्ड पे छोड़ देना ज्यादा अक्लमंदी होती है। ऐसे में एक कमजोर दुश्मन के सामने आपकी चुप्पी किसी भी हैवी ड्राफ्टिंग से कई ज्यादा घातक होती है। एकदम पॉइंट पर। तो शायद इस कानूनी शतरंज का सबसे बड़ा रूल ये नहीं है कि कोर्ट को क्या बताना है, बल्कि असली स्किल इस बात में है कि कब पूरी ताकत से काउंटर अटैक करना है और कब अपनी चुप्पी को ही अपना सबसे खतरनाक हथियार बनाना है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। लीगल स्ट्रैटेजीज की इस डीपली लॉजिकल दुनिया में घुसने के लिए शुक्रिया। अगली बार एक नए सोर्स के साथ, एक नए कॉम्प्लेक्स विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।